मेरे प्यारे टमाटर के बीजों, मेरे लाडले लाडले बच्चों। चलिए गाइस, तो जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग अभी इसके पहले वाले वीडियो में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स या ड्रेसिंग ऑफ ओर्स या बेनिफिकेशन ऑफ ओर्स कर रहे थे और हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग तक देख लिया था। तो पिछले वीडियो में आई होप आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एंड एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी हाइड्रोलिक वॉशिंग वाली जो हमने मेथड पढ़ी थी पिछले वीडियो में, ये कौन कौन से ओर्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो आप एग्जाम्पल में याद रखिएगा, ये आप यहां पर Fe2O3 जैसे आपका हीमेटाइट हो गया, Fe3O4 यानी कि आपका मैग्नेटाइट हो गया, SnO2 यानी कि आपका टिन, याद करो टिन स्टोन इसको बोला था, इसका एक नाम और होता है कैसिटेराइट, कैसिटेराइट या इसको अपन ने क्या बोला था, और टिन स्टोन। तो या तो टिन स्टोन बोल लो या कैसिटेराइट बोल लो, ये मैग्नेटाइट था, ये हीमेटाइट था। ऐसे ओर्स के लिए आप लोग ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको जरा नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये हम लोग पिछले वीडियो में बताना रह गया था, तो मतलब पढ़ा तो एक साथ ही रहा हूं, दो पार्ट में स्किप कर दिया है। ठीक है, इसको रब करें। चलिए लिख लिया था ना, फटाफट लिख लो। इनका जो गैंग होता है वो बहुत हल्का होता है, ये बहुत भारी होते हैं, तो ये रह जाते हैं और पानी के साथ इनका जो गंगे है वो हर हर गंगे हो जाता है, बह जाता है। चलिए थर्ड मेथड की तरफ हम लोग चलते हैं। एंड थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड मेथड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन। नाउ व्हाट इज मैग्नेटिक सेपरेशन? तो प्यारे बच्चों यहां पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है। आपको बोर्ड एग्जाम्स में या जेई नीट के अंदर हो सकता है ये प्रिंसिपल के ऊपर क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन? डिफरेंस इन डेंसिटीज, डिफरेंस इन ग्रेविटी। यहां पर मैग्नेटिक सेपरेशन से नाम से समझ में आ रहा होगा, यहां पर प्रिंसिपल क्या होगा, डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग। तो यहां पर मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो हम लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन, या दिस मेथड इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस between the, based on the difference between the difference in the, sorry, it is based on the difference in the magnetic properties, magnetic properties of ores and gangue, of ores and gangue, that is either वन इज, इन दोनों में से कोई एक इस मैग्नेटिक, यानी उन दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक होगा, वाइल अदर रिमेन्स नॉन मैग्नेटिक, रिमेन्स नॉन मैग्नेटिक। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर सीधा सा कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है कि यहां पर अगर आपका और मैग्नेटिक है तो उसका गैंग नॉन मैग्नेटिक हो, या अगर आपका और नॉन मैग्नेटिक है तो गैंग मैग्नेटिक हो। समझ गए बात को? हम इस मेथड में सिर्फ उसी टाइप के ओर का सेपरेशन कर पाएंगे, मतलब यहां पर वो ओर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिनके साथ हम लोग ना तो हैंड पिकिंग कर पाए ना उनका ग्रेविटी सेपरेशन कर पाए। तो हमारे पास में थर्ड ऑप्शन क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मतलब आप देख लो कि अगर आपके पास में कोई और है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी आप लोग सारे के सारे आप लोग यहां पर आयरन से रिलेटेड ओर्स आप यहां पर यूज कर सकते हो, लाइक हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये जो सारे आपके ओर्स हैं भाई हम लोग सब जानते हैं इनके पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे हीमेटाइट और मैग्नेटाइट ये मैग्नेटिक नेचर के, इनके साथ में और क्या होगा, धूल हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, पत्थर हो सकते हैं, सिलिकॉन हो सकता है ना। जैसे कि देखा गया है कि ये जो आपका हीमेटाइट होता है Fe2O3, इसके साथ में SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड की इंप्योरिटी होती है, और हम लोग सब जानते हैं सिलिकॉन तो नॉन मैग्नेटिक होता है। तो आपका ये क्या हो गया, और मैग्नेटिक, और इसकी इंप्योरिटी यानी गैंग क्या हो गया, नॉन मैग्नेटिक। तो इस तरीके के आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। नाउ हाउ मैग्नेटिक सेपरेटर वर्क, तो देखिए बेटा यहां पर क्या होता है, आपके पास में कुछ इस तरीके से एक मशीन होती है जिसमें आगे की तरफ एक इस तरीके से रोटेटर लगा हुआ होता है,
या आप इसे एक ड्रम बोल लो, ये एक तरीके का ड्रम होता है, ठीक है। और इस ड्रम के जस्ट पीछे एक दूसरा ड्रम होता है इस तरीके से। नाउ इस ड्रम की अगर मैं बात करूं तो ये जो ड्रम होता है इट इज नॉन मैग्नेटिक, ये नॉन मैग्नेटिक होता है। बाकी ये जो ड्रम होता है ये पूरी तरीके से मैग्नेटिक होता है। अब आपको ये बात समझ में आई। नाउ इन दोनों ड्रम के ऊपर इनका काम क्या होता है, ये ड्रम ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, ये इस तरीके से ऐसे रोटेट करते हैं। जैसे आपकी साइकिल पे जब आप पेडल मारते हो, जब आप साइकिल पे जब आप पेडल मारते हो तो पेडल के ऊपर एक जिसको बोलना चाहिए एक सर्कुलर फॉर्म में एक लगा हुआ होता है बेल्ट, जिसके ऊपर चेन चलती है और वो चेन जाकर पीछे कनेक्ट होती है पीछे वाले टायर पे। तो आपका जो साइकिल का पैडल होता है, आपका जो साइकिल का पैडल होता है, इस पैडल से लेकर पीछे वाले टायर तक, पीछे वाले टायर तक इस तरीके से चेन चल रही होती है। ठीक वैसा का वैसा ये होता है, ठीक है। तो यहां पर इसके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ होता है, एक बेल्ट लगा हुआ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेयर बेल्ट, जो इस पे पूरी तरीके से लिपटा हुआ होता है टाइटली इस तरीके से। ये देखिए, तो एक कन्वेयर बेल्ट हो गया, तो ये आपका बेल्ट हो गया यहां पर, ठीक है। नाउ कन्वेयर बेल्ट के ऊपर हॉपर की मदद से, ए हिप हॉपर, तो ये आपका जो हॉपर है, इस हॉपर की मदद से आप लोग आपका ग्राइंड किया हुआ, आपका पूरी तरीके से पीसा हुआ आप और इस पर गिराते हो। अब ये और इसके ऊपर चल रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, आगे बढ़े जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और घूम के पीछे आता है। ये इस तरीके से मूव कर रहा है इसका टायर, तो ये इस तरीके से आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। अब क्या हुआ, क्योंकि ये मैग्नेटिक है और इस ओर के मिक्सचर के अंदर, इस ओर प्लस गैंग के अंदर मैं मान रहा हूं कि जो गैंग है ये नॉन मैग्नेटिक है, तो भाई मैग्नेटिक ड्रम का और इस गैंग का कोई लेना देना ही नहीं होगा, क्योंकि गैंग तो नॉन मैग्नेटिक है। अगर मैग्नेट होता तो मैग्नेट पे चिपक जाता, तो ये इसके ऊपर ना चिपकते हुए सीधे यहां से फिसल के नीचे आ जाएगा और यहां से सीधे नीचे गिरने लगेगा। और यहां पर आप उस गैंग को एक अपैरेटस के अंदर आप यहां पर उसे कलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका गैंग, ठीक है। अब क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, मैं इसको यहां लिख देता हूं मैग्नेटिक, मैग्नेटिक। अब क्या हुआ, अब जो आपका मैग्नेटिक ओर है भाई साहब वो तो इस पर चिपक जाएगा, लेकिन डायरेक्टली क्यों नहीं चिपक पाएगा, क्योंकि बेल्ट है। लेकिन बेल्ट होने के बावजूद वो एक अट्रैक्शन फील करेगा और बहुत दूर तक इस अट्रैक्शन को फील करने की वजह से गिरेगा नहीं, ग्रेविटी की वजह से या नीचे डाउनवर्ड की वजह से वो गिरेगा नहीं। लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर आएगा, जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होगा, वो यहां पर गिरने लग जाएगा और जैसे यहां गिरेगा तो आप उससे कलेक्ट कर लीजिए, तो इस वाले बीकर में आपका कलेक्ट हो जाएगा। और तो आप देखो कितने इजी तरीके से आप लोगों ने गैंग को और आपके ओर को आपने अलग कर लिया, गैंग और ओर को, जिसमें एक जो मैग्नेटिक होगा वो इस ड्रम के मैग्नेटिक अट्रैक्शन के साथ चिपका हुआ रहेगा और काफी दूर तक आ जाएगा और फिर गिरेगा, और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो डायरेक्टली यहां से सीधे फिसलने की वजह से सीधा नीचे आके गिर जाएगा। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, बहुत इजी है, फटाफट इसको नोट करेंगे। चलिए गाइस, हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। चलिए सुपर। फोर्थ मेथड, पढ़ाने से पहले मैं आपके साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी शेयर करने वाला हूं, और ये स्टोरी एनसीईआरटी के अंदर भी लिखी है। स्टोरी का नाम है द इनोवेटिव वॉशर वुमेन, द इनोवेटिव वॉशर वुमेन। अगर आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल मृत्युंजय पंड्या पर देखा हो मेरा वीडियो, जिसमें मैंने अपनी एक लाइन बनाई थी दैट ऑब्जर्वेशन इज द मदर ऑफ इनोवेशन, तो वो लाइन कहीं ना कहीं यहां पर फिट बैठती है। उस वीडियो का नाम है हाउ टू लीव मोबाइल एडिक्शन। उसके अंदर मैंने ये बात कही थी कि अगर आप ऑब्जर्वेटिव हो तो आप चीज़ों को इनोवेट कर सकते हो, आप डिस्कवरीज कर सकते हो। अब एक बात सोचो, एक वॉशर वुमेन का मतलब क्या है, जो कपड़े धोने वाली जो लेडी होती है, जो लोगों के कपड़े धोती है, उसे वॉशर वुमेन बोलते हैं। तो क्या हो रहा था, एक बार की बात है, एक कोई सी खदान थी जहां पर कुछ लोग
मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मूवी देखी हो काला पत्थर, जो पुराने टाइम के अमिताभ बच्चन वगैरह की मूवी है, वहां पर क्या कोयले की खदान थी। तो जब ऐसी कोयले की खदान जब कहीं पर बनती है, जब किसी भी तरीके की मिनरल की यानी कि ओर की जब आपको खदानें मिलती है, तो वहां पर हमें प्लांट सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि हम वहां से ओर्स निकालते हैं। तो वहीं पर देखते देखते पूरा शहर बस जाता है। तो वैसे ही एक जगह थी, इंग्लैंड की बात है ये, वहां पर एक ओर की खदान मिली, वहां पर वर्कर्स लगे, वहां पर फैक्ट्री बनी, तो वहां पर धीरे धीरे पूरा शहर बसने लगा। तो वहां पर एक लेडी आ गई, जो लोग वहां पर खदानों में काम करते थे, दिन भर धूल मिट्टी कंकर पत्थर पसीना वगैरह वहां पर होता था, तो उनके कपड़े रोज उसके पास में धुलने के लिए आते थे। एक दिन क्या हुआ, वो उसने पानी में डिटर्जेंट गलाया, और जब आप भी पानी में डिटर्जेंट डालाकर ऐसे ऐसे पानी को जब आप स्टर करते हो, तो फ्रॉथ यानी कि झाग बनने लगता है। जैसे झाग बना, एक पर्सन आया। एक्चुअली क्या था, उस समय छुट्टियां वगैरह चल रही थी, ज्यादा लोग नहीं थे, तो उसके पास में एक ही आदमी के कपड़े धुलने के लिए आए। उस दिन काफी फ्री था, तो वो कपड़े देने आया, उसने से कपड़े लिए और धोना स्टार्ट कर दिया। अचानक से वो क्या देखती है कि जब उसने कपड़े को भिगोया और जब उसने धोया और जब उसने कपड़े निचोड़ के बाहर निकाल दिए और जब उसने बकेट देखी, क्योंकि बकेट ट्रांसपेरेंट थी, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करी। उसने देखा कि जो धूल मिट्टी कंकर पत्थर ये सब जो थे, ये सब बकेट में नीचे की ओर डिपॉजिट हो गया, लेकिन बकेट में जो झाग था, जो जिसको बोलना चाहिए जो फोम था, जो झाग था, जो फ्रॉथ था, उसके अंदर सनलाइट में कुछ चमक रहा है। सनलाइट जब गिर रही होगी तो उसने देखा यार इसमें कुछ चमक रहा है। तो उसने क्या करा, फ्रॉथ में उसने ऐसे करके हाथ डाला, झाग हाथ में आ गया, और दूसरे हाथ से उसने फ्रॉथ को ऐसे रब किया। जब उसने फ्रॉथ को ऐसे रब किया तो उससे अपने दोनों हाथों में कुछ पार्टिकल जैसा फील हुआ। मतलब जब आप अपने दोनों हाथों को रब करते हो तो आपको कुछ फील नहीं होता, लेकिन अगर आप वहीं पर अगर अपने हाथ में कुछ धूल ले लो या नमक के 4-5 दाने ले लो या शक्कर के 4-5 दाने ले लो, और जब आप इसे रब करोगे तो आपको कुछ चुभेगा कि आपके हाथ के बीच में कुछ पार्टिकल या कुछ चुभ रहा है। उसको वो चीज फील हुई। उसने बोला अरे यार मतलब झाग में कुछ आ गया है। अब ये क्या आ गया ये उसको समझ में नहीं आया था। वो वॉशर वुमेन थी। उसने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया जो वहां पर केमिस्ट का काम करती थी। जैसा मैंने आपसे कहा वहां पर पूरा शहर बस गया था, तो टेस्टिंग वगैरह करने के लिए उनकी पूरी केमिस्ट्री लैब हुआ करती थी, क्योंकि केमिस्ट्री के बिना आप लोग जिंक सल्फाइड या आयरन ऑक्साइड ये सबको नहीं समझ पाते। तो उन्होंने अपनी केमिस्ट फ्रेंड को बुलाया। केमिस्ट फ्रेंड आई, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला हाँ यार फ्रॉथ में तो कुछ है। उसने फ्रॉथ को कलेक्ट किया, लैब में ले गई और टेस्ट किया तो पाया कि फ्रॉथ के अंदर सल्फाइड ओर है, लेड सल्फाइड PbS है। तो उन्होंने बोला कि यार आप यहां पर देखो कि जो पर्सन खदान में काम कर रहा होगा, जब वो पत्थर तोड़ रहा होगा या जब वो चट्टाने तोड़ रहा होगा तो उसके ऊपर धूल उड़ रही होगी। उस धूल में बेसिकली एक तरीके का और आ चुका है, एक तरीके का मिनरल आ चुका है जिसका नाम है लेड सल्फाइड। और लेड सल्फाइड को मिट्टी से, धूल से, कंकर पत्थर से अलग करने का बहुत बेस्ट मेथड है क्या, कि आप उसको कुछ एक ऐसी जगह पर एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करो जिसमें झाग बनता हो, क्योंकि झाग के साथ ये ऊपर आ जाता है। और यहां से निकली एक मेथड जिसका नाम है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। दिस इज द फोर्थ मेथड एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। नाउ व्हाट इज फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड? मैं आपको इसको ठीक से एक्सप्लेन करता हूं। फ्रॉथ का मतलब होता है झाग, फ्लोटेशन मतलब उसमें फ्लोट करना। तो एक ऐसी मेथड जिसमें आपके काम का और झाग के साथ फ्लोट करता हुआ ऊपर आ जाए। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब आप एक बात बताओ, झाग के साथ ऊपर फ्लो करते हुए कब आ सकती है कोई चीज? जब वो बहुत ज्यादा लाइट हो। तो यहां पर फ्रॉथ फ्लोटेशन का प्रिंसिपल क्या है? दैट दिस मेथड इज बेस्ड ऑन the ores, that are very light weight,
that are very lightweight and can be trapped on the air bubble formed by the froth. जो झाग में एयर बबल होता है उसके साथ चिपक के ऊपर आ जाए, उस मेथड को बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड. एंड गाइस स्टार बना के सब लोग इस बात को नोट कर लो. दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सल्फाइड ओर्स. कौन से ओर्स के लिए एप्लीकेबल है ये? बस सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए एप्लीकेबल है. दैट्स इट. मतलब अगर आपको ZnS, PbS इस तरीके के CuFeS2 यानी जो सल्फाइड ओर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल होती है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, कोई दिक्कत? पहले जरा इतना जल्दी से नोट कर लो क्योंकि मैं इसको रब करके यहां बनाऊंगा डायग्राम और उससे रिलेटेड चीज यहां पर लिखूंगा. जल्दी से इसको नोट करो. 1 2 3 जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े. चलिए, अच्छा सल्फाइड ओर्स का मतलब समझ गए ना, जिसके पास S डाई नेगेटिव हो, दैट इज सल्फाइड ओर्स. नाउ गाइस इसके अंदर क्या होता है ध्यान से देखिए. आपके पास में इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलेगा आपको. एक इस तरीके का अपने पास में इंस्ट्रूमेंट होगा, एक इस तरीके का अपने पास में एक चेंबर होगा. ये है आपका चेंबर. ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस चेंबर में यहां से एक इनलेट दे दिया जाएगा. यहां पर एक इस तरीके का, यहां पर आपके पास में एक इनलेट होगा. नाउ यहां से आपके पास में हमें यहां पर एक ऐड करना पड़ेगा रोटेटर. रोटेटर कैसे? अगर आपने देखा होगा आजकल घरों में इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गए. एक ऐसा लंबा सा ग्राइंडर होता है, उसके माउथ पर ब्लेड होती है, आप उस पर बटन दबाओ, तेज 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 घूमता हो, जैसे अंडा फेंटने के लिए, जो आप केक वगैरह बना रहे हो वो फेंटने के लिए काम में आता है. जैसा इलेक्ट्रिक एक ग्राइंडर होता है जिसके माउथ पर कुछ इस तरीके से ब्लेड्स लगी हुई होती है. इस तरीके से, ये इस तरीके से कुछ ब्लेड्स लगी हुई होंगे इसके माउथ पर, और ये जब आप इसको घुमाओगे तो ये इस तरीके से तेज 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 हाई स्पीड में रोटेट करेगी. तो ये आपने यहाँ पे एक रोटेटिंग पैडल लगा दिया. इस रोटेटिंग पैडल के साथ में ही यहां पर इस तरीके से कुछ ओपन पाइप्स भी दिए जाएंगे जो एयर को अंदर भेजने का काम करेंगे. जो एयर को अंदर भेजने का काम करेंगे इसे बोला जाएगा रोटेटिंग पैडल या रोटेटिंग फैन या पैडल. ठीक है प्यारे बच्चों, क्या इतनी असेंबली आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की आई रिपीट कोई प्रॉब्लम? पक्की बात? श्योर? चलो, तो अब यहां पर हमको क्या करना है, इस इनलेट से हम लोग अंदर और प्लस जो आपके साथ में गैंग तो होगा ही, तो ये और प्लस GNGU गैंग होगा, प्लस अपन यहां पर इसके साथ में डालेंगे ऑयल. तो आपने यहां पर और प्लस गैंग प्लस ऑयल डाला. यहां पर ऑलरेडी पहले से पानी भरा हुआ है, इसके अंदर ऑलरेडी यहां पर आपने क्या भर रखा है, वाटर. तो जैसे आपने यहां से और प्लस गैंग प्लस ऑयल अंदर डाला और आपने इसको रोटेटिंग पैडल को घुमाना चालू करा. अच्छा मैं यहां पर और लिख देता हूं, ऑयल की जगह मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेबिलाइजर्स, कलेक्टर्स आपने यहां पर डाले, और प्लस गैंग डाला आपने, उसके साथ में आपने कुछ स्टेबिलाइजर्स डाले, कुछ कलेक्टर डाले, और आपने जैसे ही आपने यहां पर इस फैन को घुमाना चालू करा, ये फैन तेज 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 घूमेगा और यहां पर आपको सरफेस पर धीरे धीरे झाग बनता हुआ नजर आएगा. यू विल ऑब्जर्व दैट फ्रोथ हैज स्टार्टेड कमिंग टू द सरफेस, और यहां पर आपको जल्दी 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 बहुत सारा फ्रॉथ, बहुत सारा झाग आपको यहां पर इकट्ठा होता हुआ नजर आएगा. और अब आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर सरफेस पर बहुत सारा फ्रॉथ इकट्ठा हो गया है, झाग इकट्ठा हो गया है. क्या ये पूरी बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखना यहां पर एक्चुअली अब आपको यहां पर कुछ टर्म समझनी पड़ेगी, तब धीरे धीरे चीज क्लियर होगी. सबसे पहले एक टर्म आप समझिए जिसको अपन बोलते हैं फ्रॉथर्स.
बेटा फ्रॉथर्स का मतलब क्या होता है, जो आपको ये झाग बना कर दे, जो आपको फोम बना कर दे। तो फ्रॉथर्स यहां पर कौन है, आपके ऑयल्स। जैसे कि हम लोग यहां पर सबसे बेस्ट यूज करेंगे पाइन ऑयल। पाइन ऑयल जैसे ही आपके पानी के अंदर जाएगा और आप उसको हाई स्पीड में रोटेट करेंगे, वो आपको झाग बनाकर दे देगा। जैसे झाग बनेगा, आपको यहां पर लगेंगे कुछ कलेक्टर्स ना। व्हाट आर कलेक्टर्स, आपने देखा होगा, मैंने यहां पर भी लिखा है कलेक्टर्स। प्यारे बच्चों, कलेक्टर का मतलब समझना, कलेक्टर बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं। दीज आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स या ज़ैंथीन्स, फैटी एसिड्स या ज़ैंथीन्स। अब हम लोग सब जानते हैं फैटी एसिड, अगर आपने मेरे साथ में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आप लोग जानते हैं फैटी एसिड एक लॉन्ग चेन कंपाउंड होता है, जिसका माउथ, जिसका हेड पोलर होता है और जिसकी टेल नॉन पोलर होती है। जिसका हेड वाटर लविंग होता है और जिसकी टेल वाटर हेटिंग होती है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? नाउ ये कलेक्टर क्या करेंगे, आपके जो ओर्स है प्यारे बच्चों, ओर्स बेसिकली कौन से होंगे, वी ऑल नो, हम लोग सब जानते हैं कि ये ओर्स कौन से होंगे, सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर्स के जो पोलर पार्ट है, आपके ओर का जो पोलर पार्ट है, उस ओर के पोलर पार्ट के अंदर इसका हेड एंटर कर जाएगा। सल्फाइड ओर के जो पोलर पार्ट होगा, उसमें इसका हेड एंटर कर जाएगा। अब इसकी टेल क्योंकि नॉन पोलर नेचर की है और यहां पर चारों तरफ पानी ही पानी है, इसको लगेगा गड़बड़, क्योंकि पानी के अंदर वाटर हीटिंग पार्ट तो रह नहीं सकता। तो ये कलेक्टर भागेंगे ऊपर की ओर, पानी से दूर की ओर भागेंगे और साथ साथ में ये ओर को भी अपने साथ में लेकर चले जाएंगे। साथ साथ में ये क्या करेंगे, अपने साथ में ओर को भी अपने साथ में ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ऊपर इनको क्या मिलेगा, फ्रॉथ। फ्रॉथ किसकी वजह से बना था, ऑयल की वजह से, पाइन ऑयल की वजह से। और ऑयल के अंदर नॉन पोलर पार्ट तो सॉल्यूबल होता है, तो तुरंत ये भागेगा और ओर को पकड़ के कहां ले जाएगा, अपने साथ में ऊपर। तो ये होते हैं कलेक्टर्स। तो बेसिकली कलेक्टर्स का काम क्या होता है, क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, वेरी गुड। तो कलेक्टर का काम क्या होता है, बेसिकली कलेक्टर इंक्रीजेस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ ओर्स। ओर्स की नॉन वेटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी कि पानी के अंदर रहने की जो इनकी क्षमता है, पानी के अंदर रहने की इनकी जो टेंडेंसी है, उसको कम कर देंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से और खुद ही पानी से दूर भागेगा और कहां आ जाएगा, ऊपर फ्रॉथ के अंदर आ जाएगा। क्या आपको कलेक्टर का काम समझ में आया? देन थर्ड होता है स्टेबिलाइजर्स। बेसिकली स्टेबिलाइजर्स को प्रॉपरली अगर मैं लिखूं तो इसे कहते हैं फ्रॉथ स्टेबिलाइजर्स। नाउ व्हाट आर फ्रॉथ स्टेबिलाइजर्स? प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर आप घर पे, जैसे कि आप चाय बनाओ, एक ग्लास में चाय ले लो और दूसरा खाली ग्लास लो और उसमें से चाय गिरा, ड्रर, ऐसे आप उसको 2-3 बार करो, 4 बार करो, तो आप देखोगे ऊपर झाग बन जाएगा। कॉफी के ऊपर भी झाग बन जाता है, ऐसे आप लस्सी के ऊपर भी झाग दे सकते हो, है ना, दूध के ऊपर भी झाग आ जाता है। लेकिन कभी कभी ये झाग पट असलियत में झाग है क्या, एयर बबल पुट करके ऐसे फूट भी सकता है। तो झाग बनेगा और फूटेगा, झाग बनेगा टूटेगा, बनेगा टूटेगा। लेकिन हम चाहते हैं क्या कि झाग टूटे? हम तो चाहते हैं कि भैया वो बनता जाए और स्टेबल रहे। क्यों? ताकि अपन उसको कलेक्ट कर सके, क्योंकि अगर झाग बन के टूट गया तो तुम्हारे जो ओर्स है वो बेचारे फिर पानी में चले जाएंगे। तो फ्रॉथ को स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास में कुछ स्टेबलाइजर्स होते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल अपने पास में है, दैट इज एनिलीन एंड क्रेसॉल। एनिलीन एंड क्रेसॉल क्या करेंगे, फ्रॉथ को स्टेबलाइज करेंगे ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? तो इस तरीके से आपकी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड वर्क करती है। एक बार और देख लेते हैं। आप यहां पर इस वाले इनलेट से आप और डालेंगे जो सल्फाइड है, ऑब्वियसली उसके साथ में गैंग आ जाएगा क्योंकि अभी ये इम्प्योर है।
आपने स्टेबिलाईजर, कलेक्टर और फ्रॉथर्स डाले। जैसे आपने फ्रॉथर्स, कलेक्टर, फ्रॉथ, स्टेबिलाईजर और गैंग को डाला पानी के अंदर, आपने ऊपर से रोटेटर डाला, उसको तेज तेज घुमाया, साथ में से एयर भी अंदर जा रही है, तो एयर और फ्रॉथर्स मिलकर झाग बनाएंगे, झाग हल्का होने की वजह से ऊपर आ जाएगा। कलेक्टर, जो भी ओर्स हैं, भाई गैंग तो क्या है, मिट्टी है, इसके अंदर कोई पोलर नॉन पोलर पार्ट होता ही नहीं है। गैंग्स आर यूजुअली नॉन पोलर इन नेचर, दे आर कंप्लीटली नॉन पोलर इन नेचर। तो कलेक्टर इनसे दूर रहेंगे और किसके पास जाएंगे, ओर के पास, ओर के पोलर पार्ट में अपना हेड डालेंगे, उनकी नॉन वेटेबिलिटी बढ़ाएंगे और उनको कहां ले आएंगे, सरफेस पर। फ्रॉथ स्टेबिलाईजर, फ्रॉथ को स्टेबिलाईज करेंगे। अब आपके नीचे जो वाटर है यहां पर सिर्फ गैंग रह जाएगा और ऊपर आपका जो फ्रॉथ है वो सल्फाइड ओर्स को लेकर बाहर आ जाएगा। क्या है बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? इस तरीके से आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड वर्क करता है। आप फ्रॉथ को फिर कलेक्ट कर लीजिए और उसको एक बार वॉश करके आपके ओर को अलग कर लीजिए। कितना इजी मेथड है, ठीक है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत? फटाफट इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए। अब यहां पर एक लफड़ा ये हो जाता है कभी कभी कि और भी सल्फाइड हो और गैंग भी सल्फाइड हो। तो यहां पर एक केस होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट केस जो आपको समझना है, दैट और आपका कौन है, पीबीएस, यानी आपका गैलेना, और आपका जो यहां पर गैंग है जो हमारे लिए काम का नहीं है, दैट इज ZnS, यानी कि आपका जिंक ब्लेंड। तो यहां पर प्रॉब्लम यह हो गई कि यहां पर आपका और गैंग दोनों सल्फाइड है, दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर सेम है और दोनों का अपीयरेंस सेम होने की वजह से आप इसको ना तो हैंड पिकिंग, ना तो ग्रेविटी सेपरेशन, ना तो मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हो। तो इनको सेपरेट करने का तरीका फ्रॉथ फ्लोटेशन है, लेकिन फ्रॉथ फ्लोटेशन में भी दोनों सल्फाइड है, तो इन्हें अलग कैसे करें? तो यहां पर क्योंकि ZnS हमारे काम का नहीं है, मैं यहां पर ऐड कर दूंगा एक डिप्रेसेंट। क्या ऐड कर दूंगा? डिप्रेसेंट। नाउ व्हाट इज डिप्रेसेंट? बेटा डिप्रेसेंट का मतलब होता है डिप्रेशन में ला देना, मतलब उसे ऊपर ना उठने देना। तो डिप्रेसेंट का काम क्या होता है? इट स्टॉप्स द ZnS, या मैं यहां ब्रैकेट में लिखूंगा अनवांटेड गैंग टू कम अप विथ फ्रॉथ के साथ ऊपर आने से ये इसे रोक देगा। अब यहां पर आपके पास में डिप्रेसेंट का बेस्ट एग्जांपल है NaCN। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है आपके पास में? सोडियम साइनाइड इज द बेस्ट डिप्रेसेंट। किसके लिए? फॉर ZnS के लिए बेस्ट डिप्रेसेंट। अब काफी सारे बच्चे एनसीईआरटी में इतना पढ़ के छोड़ देते क्योंकि एनसीईआरटी में इतना लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी में इसके आगे भी एक पॉइंट है जो दिया नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मन में आएगा बच्चों के क्वेश्चन कि सर ZnS के साथ NaCN डिप्रेसेंट क्यों है और वो PbS के साथ डिप्रेसेंट क्यों नहीं है? मतलब जब आप NaCN को इसके अंदर डाल दोगे तो वो क्या करेगा? ZnS को पकड़ के नीचे रखेगा पानी में, लेकिन PbS को फ्रॉथ में जाने देगा। तो इससे क्या होगा? आपका जो गैंग है, NaCN ने गैंग को पकड़ के क्या करा? नीचे रख लिया, और फ्रॉथ में कौन चला गया? PbS। तो आपने PbS को अलग कर दिया, ZnS को अलग कर दिया, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता क्या है कि NaCN ZnS को सरफेस पर जाने से रोक देता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन होती है, दैट मींस NaCN इज वेरी रिएक्टिव टुवर्ड ZnS। NaCN ZnS की तरफ ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू PbS। तो यहां पर NaCN स्पेसिफिकली ZnS के साथ क्या करेगा? जाकर रिएक्शन करेगा। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, तो ना देखिए होता क्या है, मैं आपको बताता हूं रिएक्शन करके। यहां पर 4 मोल्स ऑफ NaCN आपके ZnS को पकड़ लेंगे। जैसे पकड़ेंगे तो यहां पर रिएक्शन होकर बन जाएगा Na2ZnCN4। ये इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेगा, और यहां पर 2 सोडियम है, यहां पर 4 सोडियम है, तो बचे हुए 2 सोडियम इसके सल्फाइड के साथ Na2S बना लेंगे, और ये सब
वाटर सॉल्यूबल होने की वजह से वाटर के अंदर ही रह जाएंगे। अब बचा क्या, सिर्फ आपका पीबीएस जो फ्रॉथ के साथ उठकर ऊपर चला जाएगा। बस इतनी सी बात जो आप लोगों को पता नहीं रहती, आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। तो ये रिएक्शन पीबीएस के साथ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जिंक इज कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव देन पीबीएस। पीबीएस से ज्यादा रिएक्टिव जिंक होता है। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ के आए हैं, तो वहां पर भी आप समझ लीजिए कि ZnS जो होगा, जिंक जो होगा, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपैरेटिवली ज्यादा नेगेटिव होगा किसके, पीबीएस के। तो मोर रिएक्टिव होने की वजह से NaCN के साथ वो रिएक्शन में चला जाएगा और वो इस तरीके से सॉल्ट बनाकर वाटर के अंदर ही रह जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। प्यारे बच्चे फटाफट से इसको नोट करेंगे। इसको रब करने के बाद हमारी लास्ट मेथड दैट इज लीचिंग, वो हम लोग स्टडी करेंगे। बहुत इजी मेथड है, लगभग ऐसी ही मेथड है वो, केमिकल रिएक्शन वाली स्टडी करेंगे, बट पहले इसको फटाफट से नोट कर लो। अरे मेरे प्यारे टमाटर के बीजों, तुम्हारा हुआ कि नहीं, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो अब बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग हमारे लास्ट कॉन्सेंट्रेशन मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड द फिफ्थ मेथड इज कॉल्ड एज लीचिंग। तो हमारी जो लास्ट मेथड है, इसे बोला जाता है लीचिंग। नाउ गाइस, लीचिंग क्यों इस्तेमाल की जाती है? लीचिंग इज बेसिकली डाइजेशन ऑफ द ओर को हम लोग केमिकल रिएक्ट करके उसके फिजिकल फॉर्म को बदल देते हैं, उसके केमिकल फॉर्म को बदल देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखो, कभी कभी आपके पास में ऐसे ओर्स होते हैं जिनकी डेंसिटी उनके गैंग के जैसी होती है, मैग्नेटिक नेचर भी सेम होता है, सल्फाइड नेचर के भी नहीं होते, और ना ग्रेविटी सेपरेशन से अलग किया जा सकता है। जैसे कि आपके पास में से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका Al2O3 जो कि बॉक्साइट के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा आपके पास में से बहुत सारे नेटिव ओर्स होते हैं, नेटिव ओर्स जो कि नगेट्स के फॉर्म में होते हैं। याद करो, पिछले वीडियो में सिखाया था, यूजुअली आपके गोल्ड के, सिल्वर के और प्लेटिनम के। तो ये जो आपके नेटिव ओर्स होते हैं, इनके साथ में गैंग होगा। भाई गैंग तो होगा ना, जो इंप्योरिटी होगी वो तो होगी, भले ये इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म में ना हो, लेकिन इनके साथ में भी इंप्योरिटी होगी, इसके साथ में भी इंप्योरिटी होगी। गैंग तो हर जगह होगा, समझ लो। तो आपको अगर इन लोगों को इनके गैंग से अलग करना, तो आपको यहां पर टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, लीचिंग। नाउ गाइस, लीचिंग इज अ वेरी इजी मेथड। देखो क्या करना होता है, जिसको बोलना चाहिए लीचिंग एक तरीके से बेसिक मीडियम के अंदर आपके ओर को पहले रिएक्ट कराया जाएगा विथ वाटर एंड एयर, ताकि वो एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बना ले, और फिर इस सॉल्ट को फर्दर उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाता है। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास में Al2O3 है, जो कि अभी सॉलिड फॉर्म में है, और अभी ये कैसे फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में है, क्योंकि अभी इसके साथ में गैंग है। इसके साथ में कौन है? गैंग है। इमेजिन करो इसके साथ में सिलिकॉन ऑक्साइड नाम का गैंग है। इसके साथ में अभी गैंग कौन है? इसका जो अभी गैंग है वो है सिलिकॉन ऑक्साइड। तो आपने क्या करा, इस Al2O3 को बेसिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट कराया एट 35 से 36 बार्स प्रेशर एंड अप्रोक्सीमेटली 473 केल्विन्स टेम्परेचर। क्या बात समझ में आ गई? आपने क्या करा, आपने आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, जो कि आपका बॉक्साइट का ओर है प्यारे बच्चों, इस बॉक्साइट के ओर को आप लोगों ने क्या करा, NaOH के साथ रिएक्ट कराया, NaOH के साथ रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। समझ में आ गई बात आप लोगों को? एट 473 से 473 केल्विन्स, 35 से 36 बार्स प्रेशर, ठीक है। ये 3H2 होना चाहिए। तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए यहां पर बनेगा 2 मोल्स ऑफ NaAlOH4। ये इस तरीके से आपको एक इंटरमीडिएट सॉल्ट बनाकर दे देगा, NaAlOH4। इस तरीके से आपको क्या करेगा, ये सॉल्ट बनाकर दे देगा। यहां तक चीज क्लियर हुई? आगे बढ़े। नाउ इस सॉल्ट को जब आप लोग फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करोगे,
तो यहां से NaHCO3 यानी कि यहां से 2 मोल्स ऑफ NaHCO3 बाहर हो जाएगा और यहां पर आपके पास में बचेगा Al2O3.x मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि यहां पर मॉइस्चर कितना है उस पर चीज डिपेंड करेगी। और जब आप इस को आप 1073 केल्विन पर एट अ वेरी हाई टेम्परेचर जब आप इसे हीट करोगे तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा Al2O3 के अंदर अपने एनहाइड्रस फॉर्म में। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म में आ गया, ये प्योर फॉर्म में आ गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सिलिकॉन ऑक्साइड की इंप्योरिटी थी वो NaOH के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाई, तो वो इस सॉल्ट फॉर्म में आ ही नहीं पाई। और वहां पर अगर नहीं आ पाई तो यहां पर जो आपका Al2O3 मिला है वो कैसा मिला है आपको? बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिला है। क्या बात समझ में आ गई? क्या इस रिएक्शन के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? पक्की बात? प्लीज जरा इसे ध्यान से देख लीजिए। क्या करा? पहले इम्प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड को NaOH और वाटर के साथ 473 केल्विन टेम्परेचर एंड 35 से 36 बार्स पर हमने रिएक्ट कराया ताकि 2 मोल्स ऑफ NaAlOH4 मिल जाए। NaAlOH4 को फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट कराया ताकि Al2O3.xH2O मिल जाए, NaHCO3 सॉल्ट बाहर हो जाए। फिर इसको 1073 केल्विन पर हीट किया ताकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपको प्योर फॉर्म में मिल जाए। इस मेथड से आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। दिस मेथड इज कॉल्ड एज लीचिंग ऑफ Al2O3 फ्रॉम बॉक्साइट। इस मेथड को क्या बोला जाता है? इस मेथड को बोला जाता है लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फ्रॉम बॉक्साइट। आपने बॉक्साइट में से Al2O3 को बाहर निकाल डाला है एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज लीचिंग। तो आपने यहां पर क्या करा? आपने यहां पर आपके कंसंट्रेशन करने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ओर को NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर आपने उसको डाइजेस्ट करा के एक सॉल्ट बना दिया। फिर इस सॉल्ट को CO2 के साथ रिएक्ट कराया ताकि आपको Al2O3.xH2O मिल जाए और फर्दर आपको मिल जाए Al2O3। इस मेथड को आपको याद कर लेना है, इसको बिल्कुल आपको घोट के पी जाना है, इस रिएक्शन को मगअप कर लेना है। दीवार पे इस रिएक्शन को दीवार पे मत लिखना, महंगा पड़ जाएगा। पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका लेना ताकि इस पर 2-3 बार नजर पड़ती रहे, क्योंकि ये लीचिंग मेथड गोल्ड वगैरह की आगे भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अभी मैं पढ़ा देता हूं आपको हाथों हाथी, आगे फिर आएगी फिर देख लेंगे, लेकिन अभी भी इसको हाथों हाथ देख लेते क्योंकि लीचिंग की बात चल रही है। पहले जरा फटाफट इतना नोट करो प्यारे बच्चों, नोट करो नोट करो नोट करो, ठीक है। चलिए अब ये गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम की भी लीचिंग मैं आपको एक बार में सिखा दूंगा, एक बार में समझ में आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों को। थोड़ा सा रट्टू रट्टू करना पड़ेगा, रट्टूफिकेशन, और तुम्हें से घोट के पी जाना होगा मेरे टमाटर के बीजों। और गुलजारी लाल आगे बढ़े। चलिए तो मान लो मेरे पास में यहां पर एक मेटल है जिसका नाम है M, मेटल है जिसका नाम है M। यहां पर आपको इसका ट्रीटमेंट 8 मोल्स ऑफ KCN के साथ करना है। यहां पर ध्यान रखिएगा फॉर लीचिंग, यहां पर ध्यान रखिएगा इनके लिए फॉर लीचिंग आपको एक ऐसा सॉल्ट यूज करना है जिसमें CN नेगेटिव आयंस हो। इसलिए हम लोग यूजुअली यहां पर क्या प्रीफर करते हैं? इसलिए यूजुअली वी प्रेफर KCN और N, ये CN। और मुत्तो स्वामी, समझ में आ गई बात? KCN और NaCN। इसको जब आप लोग वाटर के साथ हीट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये कुछ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन क्या करेगा? देखिए ये रिएक्शन करेगा 4 मोल्स ऑफ MCN के 2 मोल्स यहां पर इसके साथ में इकट्ठे हो जाएंगे और यहां पर लग जाएगा आपका K के 4 मोल्स। तो रिएक्शन क्या हुई? चारों के चारों मेटल आ गए। अच्छा ये मेटल यहां पर कौन हो सकता है? मेटल यहां पर आपका गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है या प्लेटिनम हो सकता है। तो ये आपके देखो 4 मेटल के मैंने एटम्स लिए थे, चारों आ गए। 2 KCN में से CN2 इधर लग गया, 4 2 8, 8 CN भी लग गया इधर अपना। और यहां पर आपका जो K4 है 8 में से 4 K4 इधर आ गए। अब बाकी के बचे हुए का क्या होगा? बाकी के बचेगा जो K है वो ये ऑक्सीजन और वाटर जब टूटेगा, भाई वाटर क्या होता है? HOH होता है, HOH होता है। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल में से 2 OH निकले और ये जो 2 ऑक्सीजन है
ये ऑक्सीजन O2 में से एक ऑक्सीजन इसके साथ और एक ऑक्सीजन इसके साथ, इसको भी OH OH बना लेगा। तो टोटल 1 2 3 4 OH हो गए, जो 4 K के साथ मिलकर आपको 4 KOH दे देंगे। ये इसका ब्रेकडाउन होता है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, 4 मोल्स ऑफ KOH। ठीक है, अब यहां से जो आपको ये सॉल्ट मिला है, आप इसके 2 मोल्स उठाओ, आप इसके सिर्फ यहां से 2 मोल्स उठाओ, MCN2K4, और आप इसको रिएक्ट करा दो आपके जिंक मेटल के साथ। तो यहां पर क्या होगा, जिंक ऑब्वियस सी बात है सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम से ज्यादा रिएक्टिव है। ऑब्वियस सी बात है जिंक इज मोर रिएक्टिव। अभी अपन ने डिप्रेशन में भी देखकर आए, डिप्रेसेंट में भी देखकर आए, ज्यादा रिएक्टिव था। तो जिंक क्या करेगा, गोल्ड सिल्वर या प्लेटिनम को यहां से भगाकर खुद ZnCN4 टाइप का कंपाउंड बना लेगा। 2 2 4 हो गया, और यहां पर आपका बन जाएगा K2। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों को बात? यहां पर क्या लग जाएगा आपका K2 और 4 2 8 K2, और यहां से आपका जो 2 मेटल के मोल्स हैं वो यहां से आपको मिल जाएंगे बाहर। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों को? क्या इसके अंदर किस, अच्छा यहां पर K2 होगा, सॉरी दिस इज K2, 4 2 8 पोटेशियम, सॉरी 4 2 8 पोटेशियम, यहां पर भी K2 होगा, तो 2 2 4, तो यहां पर K4 यहां लगेगा। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस होगा, और ये आपका मेटल आपको प्योर फॉर्म में बाहर मिल जाएगा, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। आपको ये मेथड हर जगह यूज करनी है। सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम का अगर आपके सामने कभी क्वेश्चन आता है कि इसको इसके गैंग से या मैट्रिक्स से कैसे अलग करोगे, तो आप बोलेंगे बाय द लीचिंग प्रोसेस इन विच हम लोग एयर की प्रेजेंस में एंड वाटर की प्रेजेंस में KCN के साथ हमारे मेटल को रिएक्ट कराएंगे, ताकि हमें मेटल साइनाइड का कंपाउंड मिले, और उसको फिर जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि हमको हमारा प्योर मेटल मिल जाए। तो ये प्योर मेटल के अंदर क्या होगा, किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि इंप्योरिटी तो रिएक्ट नहीं कर पाएगी, इंप्योरिटीज रिएक्टिव थोड़ी होती है। तो जब इंप्योरिटीज रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी तो सॉल्ट में नहीं आ पाएगी, और सॉल्ट का जब अपन ब्रेक डाउन करेंगे तो वापस से मेटल में नहीं आ पाएगी, वो सब पीछे ही छूट जाएगी। ठीक है, तो गाइज ये होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन मेथड के अलग अलग टाइप। तो गाइज हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में, पिछला और ये वीडियो मिलाकर 2 वीडियोस में कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा, मैंने मैक्सिमम डिटेल में पढ़ाया है ये आपको। अब हम लोग इसके आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। तो आई होप इन दोनों वीडियोस से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि कॉन्सेंट्रेशन कैसे किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ग्रेविटी को सब्सक्राइब करना। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट अपन कोशिश करेंगे इसको अच्छे तरीके से पढ़ने की। नोट्स एप्लीकेशन पर बहुत जल्दी आ जाएंगे, जैसे ही आएंगे मैं एप्लीकेशन पर आपको नोटिफाई कर दूंगा, और हमारा जो क्विज है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।